Hello everyone, very good morning to all of you. चलिए, मुझे एक बार जल्दी से बता देंगे, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली आ रही है? एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? एक बार जल्दी से बताएंगे मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? ठीक है, ओके। चलिए, तो देखिए जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों की 17 तारीख आज हो चुकी है और हम लोगों ने अपने साइंस का काफ़ी ऑलमोस्ट 30-40% कर भी लिया है। तो आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और अब 23 तारीख तक आप लोगों का जितना भी कोर्स है वो थ्रू एमसीक्यूज ही कराया जाएगा, ताकि कम टाइम में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। और जैसे ही आपका ये 23 तारीख वाला एग्जाम हो जाएगा, फिर हम उसके लिए आगे से अलग से प्लान करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो करेंगे वो क्या है, वो आप लोगों के एमसीक्यूज है। और आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो चलिए, जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का है कि बताइए इन अ कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज्ड इज। हमारी कार की बैटरी में बेसिकली आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि बैटरी के अंदर कौन सा एसिड यूज किया जाता है। वही वो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बताइए बैटरी के अंदर कौन सा एसिड यूज किया जाता है। जल्दी से बताएंगे, पोल में बताएंगे, कमेंट करके बताने की जरूरत नहीं है। पोल, हर क्वेश्चन के लिए पोल आएगा आप लोगों के पास, आप उसमें बताएंगे, ठीक है? ताकि हमें एक परसेंटेज पता चल सके कि कितने परसेंट बच्चे क्लास में सही जवाब दे रहे हैं और कितने परसेंट बच्चे क्लास में गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार इसका देख लेते हैं। ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है इसका। काफी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसके सिंबल की आप बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है? H2SO4। H2SO4 इसे दो नामों से जाना जाता है। एक तो क्योंकि यही एसिड आपका बैटरी में पाया जाता है, इसीलिए इसे बैटरी एसिड भी कहते हैं। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे और क्या कहा जाता है? इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। साथ में अगर यही आप लोगों से पूछ लिया जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज किंग ऑफ एसिड्स, अम्ल का राजा किसे कहते हैं? तो अम्ल का राजा भी आप किसको बता देते? सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको बता देते? सल्फ्यूरिक एसिड को। और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो आपका एक्वा रेजिया बनाने में यूज होता है। ये तो एक आपका एक्वा रेजिया जिससे हम अपने सोने की चीजें साफ करते हैं। दूसरा, जब यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.9% की कॉन्सेंट्रेशन में, 0.9% की कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पेट के अंदर होता है, हमारे उदर के अंदर होता है, हमारे अमाशय के अंदर होता है, तो उसी को कहा जाता है म्यूरेटिक एसिड। उसी को आप क्या कह देते हैं? उसी को कह दिया जाता है म्यूरेटिक एसिड। तो पेट के अंदर अगर पूछा जाएगा कौन सा एसिड है, तो या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहोगे या म्यूरेटिक एसिड कहोगे। और अगर दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है तो फिर आप बताएंगे पेट के अंदर म्यूरेटिक एसिड होता है, ठीक है? और ये दोनों एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये दोनों ही एसिड्स आपके कहाँ यूज होते हैं? ये दोनों ही एसिड्स एक तो आपकी अम्लीय वर्षा के अंदर होते हैं, यानी कि एसिड रेन के अंदर होते हैं ये दोनों एसिड। और दूसरा, ये दोनों ही एसिड आपके एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं? विस्फोटक बनाने के लिए। विस्फोटक कौन कौन से? जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, TNT, TNP, ये सब बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच होता है वो एग्जैक्टली 7 होता है, यानी कि उदासीन होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ड्राई सेल जो होती है, जो हम घरों में बैटरी आप उसके अंदर यूज करते हो,
आप घर में जो बैटरी यूज करते हैं, रिमोट वगैरह के अंदर जो बैटरी डली हुई होती है, आपसे पूछा जा रहा है घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली उस बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है। घर में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है। घर में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, बताइए। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी गुड। इसके अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है आप लोगों की केमिकल एनर्जी। इसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है, आपकी रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी अगर कोई पूछे एनर्जी यानी कि ऊर्जा होती क्या है, तो आप क्या बता दोगे। एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके इसकी यूनिट बताइए। जल्दी से कमेंट करके इसकी यूनिट बताइए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, बताइए। वेरी गुड। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जूल। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। और अगर एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और ये एनर्जी आप लोगों की दो तरीके की होती है। एनर्जी अगर आप देखोगे तो ये एनर्जी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी गतिज ऊर्जा, एक होती है आपकी गतिज ऊर्जा जिसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी कौन सी होती है आपकी, स्थितिज ऊर्जा। दूसरी कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी कौन सी होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। जहाँ पे m क्या है, m का मतलब है द्रव्यमान यानी कि मास, और v का मतलब क्या है, वेग यानी कि वेलोसिटी। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे अगेन m आपका क्या है, द्रव्यमान। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h क्या है यहाँ पे, ऊंचाई। h क्या है, ऊंचाई। चलिए अगला मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि बताइए आपके जो रैट पॉइजन होता है, जो चूहे मारने की दवाई होती है, चूहे मारने की जो दवाई होती है उसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है। चूहे मारने की दवाई में कौन सा केमिकल पाया जाता है। चूहे मारने की दवाई में कौन सा केमिकल पाया जाता है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड या इथाइल आइसोसाइनाइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पोटेशियम साइनाइड। ये जब मैंने आप लोगों को वो करवाए थे तब भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये पहले भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, पोटेशियम साइनाइड। इसका फॉर्मूला होता है KCN। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पोटेशियम साइनाइड KCN। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर।
आपके आग बुझाने के लिए इनमें से कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? गैस बुझाने के लिए कौन सी सॉरी आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी से बताइए। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? और इसी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर आपका होता क्या है? इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर आपका क्या डाला जाता है? बेकिंग पाउडर। इसके अंदर क्या डाला जाता है? बेकिंग पाउडर, और साथ में डाला जाता है क्या? टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से देखिए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेजोरिटी ने करेक्ट आंसर दिया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में हम कई सारी बातें पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एटम, एक ऐसा तत्व है जिसको अभी तक आवर्त सारिणी में कोई निश्चित स्थान नहीं मिला है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। लेकिन अगर इसको नाम देने की बात आएगी तो इसकी नेमिंग किसने की थी? इसकी नेमिंग एंटनी लेवोसियर ने की थी, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑयल साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से कौन सा ऑयल साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? इनमें से कौन सा ऑयल साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा वेजिटेबल ऑयल। जब हम इस वेजिटेबल ऑयल को गरम करते हैं, क्या करते हैं? गरम करते हैं किसके साथ? लई के साथ। लई होता क्या है? लई होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसको गर्म करते हैं ना, तो इस वेजिटेबल ऑयल, और बेसिकली हमें चाहिए होता है वेजिटेबल ऑयल से हमारा मतलब क्या है कि सोप बनाने के लिए, सोप बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे बोला जाता है सेपोनिफिकेशन। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सेपोनिफिकेशन। और सेपोनिफिकेशन की प्रक्रिया में हम करते क्या है? उसके अंदर फैटी एसिड को गर्म किया जाता है किसके साथ? या तो KOH के साथ या NaOH के साथ। KOH के साथ या फिर NaOH के साथ, तब आपका बन के तैयार होता है क्या? साबुन। देखिए तो बेसिकली सोप होते क्या है? सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। मैंने अभी बताया ना, जब आप इस फैटी एसिड को इस सोडियम या पोटेशियम KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक सॉल्ट बन के आएगा, एक सॉल्ट बन के आएगा। जैसे मान लो अगर आपने NaOH और फैटी एसिड को आपस में रिएक्ट करवाया तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा, कौन सा? NaCOO। या अगर आप पोटेशियम साइनाइड से, इतने डिटेल में मत जाओ, लेकिन रिएक्शन करोगे ना अगर, तो ज़्यादा कंफ्यूज होगे। बेसिकली आपको फैटी एसिड को रिएक्ट करवाना होता है, और वो फैटी एसिड आपको मिलता कहाँ से? वेजिटेबल ऑयल से। जनरली हम कौन सा यूज करते हैं? जो हमें वनस्पतियों से तेल मिलता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो फैट को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एक तो आपको सोप मिलेगा, सोप जिसे कहा जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और साथ में आपको क्या मिलता है? ग्लिसरॉल, जो कि आपके लिए वेस्ट है, जो कि आपके लिए क्या है? वेस्ट है, एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ होता है।
डिटर्जेंट जैसे साबुन होते हैं ऐसे डिटर्जेंट भी होते हैं, उपमार्जक होते हैं। इनका फायदा ये होता है कि ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर यानी कि जो खारा पानी और मीठा पानी होता है ना, दोनों में काम कर लेता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये कि सोप जो है वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर में काम करता है। सोप जो है वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार के जलों में काम करता है, मीठे पानी में भी और खारे पानी में भी। जबकि साबुन सिर्फ जो है वो सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाता है। ठीक है। सोप क्या थे? सोप फैटी एसिड थे, फैटी एसिड और सोडियम के जो है सॉल्ट थे। जबकि डिटर्जेंट को अगर आप पूछेंगे तो ये क्या होते हैं? दे आर एल्काइल सल्फेट और सल्फोनेट। ठीक है, या आसान भाषा में कह सकते हो दे आर द अमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है, अगर अमोनियम सॉल्ट होगा, अगर अमोनियम सॉल्ट होगा तो इसका मतलब वो क्या है? वो डिटर्जेंट है। लेकिन यहीं पे अगर लिखा होता सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो फिर आप क्या बता देते? वो क्या होता है? वो साबुन होता है। सोडियम या पोटेशियम का जो सॉल्ट है वो क्या होता है? वो साबुन बनाता है। जबकि अमोनियम का जो सॉल्ट है वो क्या बनाता है? वो डिटर्जेंट बनाता है। फायदा क्या है? डिटर्जेंट आपका हार्ड और सॉफ्ट दोनों पानी में काम कर सकता है, जबकि सोप क्या आपका क्या है? खारे पानी में इतना आसानी से काम नहीं करता। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? आरओ का पानी चाहिए होता है या बिना नमक का पानी चाहिए होता है, तभी आपका ये साबुन ठीक से काम करेगा। तभी आपका ये साबुन क्या होगा? ठीक से काम करेगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि डिटर्जेंट को, देखिए डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट आपका पाउडर फॉर्म में मिलता है। अब तो लिक्विड भी होते हैं, लेकिन यूजुअली ये डिटर्जेंट जो है किस में मिलता है? ये ड्राई पाउडर के फॉर्म में मिलता है। तो इसे पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए, इसे पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए अगर पूछा जाएगा क्या मिलाया जाता है, तो आप बताएंगे सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट। ठीक है। ये देखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि साबुन तो ठीक है लेकिन डिटर्जेंट को पाउडर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो डिटर्जेंट के अंदर पाउडर मिलाने के लिए, सॉरी, डिटर्जेंट को पाउडर बनाने के लिए उसके अंदर क्या मिलाएंगे आप? सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट। सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट बनाने से ही वो क्या हो जाता है? वो आपका पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है, अगर आप दूध को खुला छोड़ देते हैं तो वो थोड़ी देर में क्या हो जाता है? वो खट्टा हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है वो किस एसिड की वजह से, किस एसिड की वजह से खट्टा होता है? बताइए, किस एसिड की वजह से खट्टा होता है वो? चलिए, मेजोरिटी ने सही आंसर दे दिया, मेजोरिटी ने तो सही आंसर दिया आपका। वो किसकी वजह से खट्टा हो जाता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से खट्टा होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, वो खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड की वजह से। कार्बोनिक एसिड, ये एसिड कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, या फिर सोडा की जो बॉटल आती है, सोडा की जो बॉटल आती है उनके अंदर ये कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड अगर आप देखेंगे तो सिट्रिक एसिड होता है आपका किसके अंदर? नींबू के अंदर और संतरे के अंदर। नींबू के अंदर और आपके संतरे के अंदर। ठीक है। एसिटिक एसिड किसके अंदर होता है? एसिटिक एसिड होता है सिरका के अंदर। किसके अंदर होता है? सिरका यानी कि विनेगर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ? मैंने आपको बताया था खाद्य परिरक्षक बोला जाता है, इन्हें फूड प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है फूड प्रिजर्वेटिव के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे?
चलिए, फूड प्रिजर्वेटिव के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव के लिए किया जाता है सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल। या तो सोडियम बेंजोएट कहोगे, अगर सोडियम बेंजोएट नहीं कहोगे तो सोडियम नहीं तो कोई सा भी सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन वो सॉल्ट सॉल्ट किसका होना चाहिए? वो सॉल्ट होना चाहिए आपका बेंजोइक एसिड का। तो या तो आप सोडियम बेंजोएट कह सकते थे, या फिर आप कह सकते थे सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल के लवण, कोई सा भी लवण हो सकता है, वो उस लवण से फिर आप उसको क्या कर सकते हैं? आप खाने को बचा के रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए बायोगैस प्लांट में से, बायोगैस प्लांट में से इनमें से कौन सी गैस रिलीज होती है? उसे जैविक ईंधन यानी कि बायोफ्यूल भी कहा जाता है। उसे बायोफ्यूल भी कहा जाता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? जैविक ईंधन भी कहते हैं, उसे बायोफ्यूल भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मीथेन। करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का? मीथेन। अगेन काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। ठीक है, और आपकी जो ये प्रोपेन और ब्यूटेन गैस है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस है, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके एलपीजी के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है? जो हमारे घरों में गैस आती है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर आप लोगों की क्या पाई जाती है? उसी के अंदर आप लोगों की ये एलपीजी गैस पाई जाती है। मीथेन जो है, ये मीथेन पाई जाती है किसके अंदर? सीएनजी के अंदर, जिसे आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए। अच्छा, एलपीजी के अंदर, एलपीजी के अंदर जब आपकी गैस खुली हुई रह जाती है, जब आपकी गैस खुली हुई रह जाती है तो उसके अंदर एक स्मेल आती है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे वो स्मेल किसकी वजह से आती है? एलपीजी गैस जब आप लोगों की खुली रह जाती है तो उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी पंजेंट सी स्मेल आती है। जल्दी से बताइए वो किसकी वजह से आती है? वेरी गुड। वो जो स्मेल है, वो जो स्मेल है वो किसकी वजह से आती है? वो आती है आपकी मिथाइल मरकैप्टेन, नहीं सुमिता, इथाइल मरकैप्टेन की वजह से। एलपीजी की जो स्मेल है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है इथाइल मरकैप्टेन की वजह से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका C2H5 डॉट एस एच। इसमें C2H5 क्या है आपका? इथाइल, और SH क्या है आपका? मरकैप्टेन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? इथाइल मरकैप्टेन। अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आपको इसी का एक और नाम मिल जाएगा, और वो क्या होता है? इथेन थायोल। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है इथेन थायोल। ठीक है, इसे ड्राई क्लीनिंग में भी यूज करते हैं, इसे ड्राई क्लीनिंग में भी यूज किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बताइए, सोप, हमारे लिए सोप कैसे ज्यादा लाभदायक है? आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए साबुन के मुकाबले सोप ज्यादा लाभदायक क्यों है? डिटर्जेंट के मुकाबले में सोप में क्या ज्यादा फायदा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि सोप क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, फिर भी गड़बड़ कर दी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये डिटर्जेंट होता है, जो ये डिटर्जेंट होता है, ये दोनों पानी में काम करता है, खारे में भी और मीठे में भी। बताया था ना, डिटर्जेंट जो है
ये क्या करता है, ये हार्ड वाटर में भी काम करता है, ये सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है, जबकि आपका जो सोप है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डिटर्जेंट गिव लेदर इवन विद हार्ड वाटर। गरम सॉरी नमकीन पानी में भी ये क्या होता है, अच्छे से झाग बनाता है। लेदर का मतलब क्या, अच्छे से झाग बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। आपसे पूछा जा रहा है आर्टिफिशियल राइपनिंग में, यानी कि फलों को पकाने के लिए किस कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली अंगूर को पकाने के लिए अंगूर इसी गैस के थ्रू पकाए जाते हैं। अंगूर पकाए जाते हैं। आम में तो हम कैल्शियम कार्बाइड ना दे देते हैं, जिसे कार्बेट कार्बेट भी कहते होंगे आप लोग, लेकिन हर फल के अंदर कार्बेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे अंगूर में आप कार्बेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसमें क्या किया जाता है, बड़े बड़े गुच्छों को कमरों में लटका देते हैं, बड़े बड़े गुच्छों को कमरों में लटका दिया जाता है, और उसके बाद उस कमरे में गैस छोड़ दी जाती है, और वो कौन सी गैस होती है, वही गैस पूछ रहे हैं। उन अंगूरों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एसिटाइलीन गैस, या इथाइलीन या एसिटाइलीन, क्या कहेंगे, इथाइलीन या फिर एसिटाइलीन गैस कहा जाता है, और इसी का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, फलों को पकाने के लिए। ठीक है, फलों को पकाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एसिटाइलीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोगों से पूछ रहा है, बताइए, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करूंगी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया। इसका करेक्ट आंसर बताइए। और अब भी अगर गलत कर रहे हो तो जब तुम्हें आज की क्लास का ही नहीं ध्यान में रह रहा, आज की क्लास का ही आप लोग जब सही जवाब नहीं दे पा रहे, वो बातें जो मैंने आज ही क्लास में बताई हैं, तो फिर तो पीछे मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सारा बेकार है, और या आगे भी जो मैं पढ़ाऊंगी वो बेकार है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था फूड प्रिजर्वेटिव कौन सा होता है। मुकेश, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखते हैं कितने, देखो अब तुम्हारे सामने ही ये रिजल्ट, फिर भी मेजोरिटी ऑफ द 70% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका मतलब 70% बच्चे तो क्लास में ध्यान दे ही रहे हैं, 70% बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या इसी को क्या कहा जाता है, सोडियम बेंजोएट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COONA, COONA। ठीक है, इस तरीके का होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, TEL का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, पर आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दूंगी होता क्या है। मुकेश, 1 घंटे से फिर क्या हो जाएगा, 1 घंटे से क्या होगा बताओ। ये क्लास आप लोगों की 2 घंटे की हुआ करेगी, ये क्लास आप लोगों की 2 घंटे की होगी। आज तुम लोगों को यूज टू करवाने के लिए सुबह 1 घंटे की क्लास रखी है, कल से तो 8 बजे तक हुआ करेगी क्लास। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं TEL, TEL का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है इसका। हाँ देखो, मेजोरिटी ने गलत कर दिया है।
ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एंटी नॉकिंग कंपाउंड। देखो नॉकिंग की अगर बात की जाए कि नॉकिंग होता क्या है, अगर आप लोगों से नॉकिंग की बात की जाए ना, तो अब तो बहुत कम होता है। पहले जो ये स्कूटर वगैरह होते थे ना, स्कूटर वगैरह होते थे, इन स्कूटर वगैरह के अंदर क्या होता था, घड़घड़ घड़घड़ करके आवाज आती थी, एक मेटालिक सी साउंड आती थी। कैसी साउंड आती थी, एक मेटालिक साउंड आती थी जब स्कूटर स्टार्ट होता था ना, जब किक मारते थे तो उसके अंदर एक धात्विक ध्वनि आती थी। कैसी ध्वनि आती थी, धात्विक ध्वनि आती थी। और उसी धात्विक ध्वनि को ही क्या कहा गया, उसी धात्विक ध्वनि के निकलने को ही क्या कहा जाता है, नॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर से ये किसकी वजह से आती है, ये जब आपका ईंधन जलता है ना, कब आती है ये आवाज, जब आपका ईंधन ठीक से जल नहीं पाता, ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्यू टू इम्प्रॉपर सॉरी ड्यू टू इम्प्रॉपर कंबस्टन ऑफ फ्यूल। जब आपका ईंधन ढंग से जल नहीं पाता ना, तब ये दिक्कत आती है। तब क्या होता है, तब ये दिक्कत आती है। और इसको रिमूव करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए इस नॉकिंग आवाज को, इस नॉकिंग वाली इस ध्वनि, धात्विक ध्वनि को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, दो टाइप की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। दो टाइप की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो क्या है आपका, अभी जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया TEL, टेट्रा इथाइल लेड। लेकिन ये जो आपका टेट्रा इथाइल लेड है ना, ये इट इज बैन इन इंडिया। ये इंडिया के अंदर बैन है। इंडिया के अंदर बैन क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये क्या करता है, इट कॉजेज पॉल्यूशन, ये प्रदूषण करता है। इसीलिए इंडिया के अंदर इसको क्या कर दिया गया, इंडिया के अंदर इसको बैन कर दिया है। अब अगर इसको बैन कर दिया तो इसकी जगह कुछ और तो यूज करोगे ना, तो इसकी जगह पे जो यूज किया जाता है वो है आपका BTX। आप लोगों को ये भी याद रखना है, इसकी जगह पे जो यूज किया जाता है वो क्या है आपका, BTX। BTX की फुल फॉर्म होती है बेंजीन टॉलुइन, बेंजीन टॉलुइन जाइलीन, बेंजीन टॉलुइन जाइलीन। ठीक है, चलिए, तो ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड का मतलब क्या है, जो गाड़ियों में से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, उस गड़गड़ाहट की आवाज को हटाने के लिए, निकालने के लिए क्या मिलाया जाता है, BTX। हम क्या मिलाते हैं, BTX। पहले क्या मिलाते थे, TEL, लेकिन अब उसको इंडिया में क्या कर दिया गया है, अब उसको इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। अगला आपसे पूछ रहा है, बताइए ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं। चलिए, तो 75 से भी ज्यादा बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। इसका मतलब आप लोगों को आता है ये। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट कौन सी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सरफेस टेंशन के ऊपर, सतह तनाव के ऊपर। ठीक है, अगला बताइए, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला पूछ रहा है, आवेग का फॉर्मूला पूछा गया है आपसे। जल्दी से बताइए इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सॉरी, इसमें पोल में गलत आंसर, मैंने गलती से गलत आंसर मार्क कर दिया है। पोल के अंदर में दोबारा से पोल शुरू कर रही हूँ, उसमें आप लोगों ने गलत आंसर, मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया है। मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया है, गलती से वो C मार्क हो गया। बल्कि जबकि करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरे साथ बहुत से लोगों ने C मार्क किया है। करेक्ट आंसर होगा FT। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, इम्पल्स क्या होता है, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगने वाला फोर्स।
एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए लगने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इम्पल्स। इसकी यूनिट क्या होती है? देखो यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की सेकंड होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड। इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगने वाला फोर्स होता है। इम्पल्स होता क्या है? बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगने वाला फोर्स होता है। यानी कि अगर किसी भी वस्तु पर बहुत ही कम समय के लिए कोई कार्य करता है तो उसमें जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना, उसी को कहा जाता है आवेग। उसी को क्या कहा जाता है? आवेग। इसे हम संवेग परिवर्तन से यानी कि चेंज इन मोमेंटम से निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपका बन जाता है फोर्स इंटू टाइम चेंज, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन सेकंड। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है फिनोमेना ऑफ इम्पल्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। चलिए आपसे पूछा जा रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि किसी भी वस्तु में जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो किसके अनुपात होती है? किसके अनुपातिक होती है? नहीं दिलीप, हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सबके क्वेश्चंस हैं। चलिए अच्छा, ये न्यूटन का कौन सा लॉ है मुझे कमेंट करके बताइए, ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो आपके बल के समानुपाती होती है। नहीं, थर्ड कौन कह रहा है? रंजना थर्ड कह रही है। वो तो क्रिया प्रतिक्रिया का है, एक्शन रिएक्शन का है। न्यूटन के सेकंड लॉ में बताया गया था। फर्स्ट लॉ में कहा था कोई भी चीज यदि विश्राम अवस्था में है या एक समान गतिशील अवस्था में है तो वो तब तक अपनी उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर किसी बाह्य बल का प्रयोग ना किया जाए। यानी कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन तो इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट until और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। पहला लॉ तो ये कहता था। दूसरा कहता था द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता था कि संवेग परिवर्तन की जो दर है वो लगाए गए बल के समानुपाती होगी और उसकी दिशा वही होगी जो आपके, मैं कभी भेज दूंगी, अभी भेज देती हूँ, सैटरडे को इवनिंग का पीडीएफ भेज देती हूँ, और उसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा है। ठीक है, जो बल की दिशा है। सैटरडे को क्या किया था हमने? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और ये सब, है ना? अभी भेज दूंगी। चलिए अगला बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। जो कि न्यूटन की गति का क्या है? दूसरा नियम है। अगला बताइए, अगर आपने एक कार्ड के ऊपर, एक कागज के ऊपर आप एक कॉइन रखिए और जल्दी से उस कागज को खींच लीजिए तो कागज तो निकल के बाहर आ जाएगा लेकिन वो सिक्का वहीं का वहीं पे रह जाएगा। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ऐसा किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, टू फोर्सेस। हाँ चलो पहले पोल स्टार्ट कर देते हैं। बैंक मैंने भेज दिए।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, यानी कि न्यूटन के पहले नियम की वजह से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, जो कि न्यूटन की गति का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है। चलिए अगला बताइए, जब एक फील्डर बॉल को कैच करता है तो उस टाइम पे वो उसको स्विंग कर लेता है, यानी कि अपने हाथ को नीचे की तरफ खींच लेता है। जब एक फील्डर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को नीचे की तरफ खींच लेता है। बताइए वो ऐसा क्यों करता है, उसका कारण क्या है? चलिए तो इसका कारण क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो अभी बता देती हूँ मैं। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। वो क्या आ जाता है? एफ इज इक्वल टू, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि अगर आपको फोर्स को बढ़ाना है तो या तो आप किसी चीज के मास को बढ़ा दो या वेलोसिटी को बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको क्या करना है, आपको किसी चीज पे बहुत तेज फोर्स लगाना है। जैसे मान लो आपको किसी को मारना है, तो दो ऑप्शन है ना। अगर आपको किसी को मारना है तो क्या है? दो ऑप्शन है। या तो आप मास बढ़ा दो, यानी कि उसको किसी बहुत बड़ी चट्टान फेंक के उसके ऊपर मारो, तब उसके जाके चोट लगेगी। कोई बहुत बड़ी चट्टान मारो जिसका मास यानी कि द्रव्यमान ज्यादा हो। अब इतनी बड़ी चट्टान तो आप हनुमान जी की तरह ला नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? एक छोटी सी बुलेट ले लो जिसकी वेलोसिटी क्या हो, जिसका वेग बहुत ज्यादा अधिक हो। तो भी क्या होगा? बुलेट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए उसकी वजह से लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। या इसी को उल्टा कर लो, आपको किसी चीज का फोर्स कम करना है। जैसे जब आप बॉल को कैच कर रहे थे, तो वो जो बॉल बैट से लग के आ रही थी उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, और आप जानते थे कि इतनी ज्यादा वेलोसिटी से अगर वो आके मेरे हाथ पे टकराएगी तो मेरे हाथ पे फोर्स भी कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो आप चाहते थे कि आप अपने हाथ पे लगने वाले फोर्स को कम कर लो। तो उसके लिए अब आप बॉल के मास को तो कम कर नहीं सकते भाई, उसका वजन कैसे कम कर लोगे? तो आपने क्या किया? अपना हाथ धीरे धीरे नीचे करते हुए उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी वेग क्या किया? घटा दिया। वेग को क्या किया? घटा दिया, ताकि हाथ पे लगने वाला बल भी क्या हो जाए? घट जाए। और ये सब किसने बताया था हमें? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम हमें किसने बताया था? न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बताया था। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बताया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। आपसे पूछा जा रहा है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, सेम बॉडी पे रिएक्शन, सेम बॉडी पे काम करते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे करते हैं, या बोथ वन एंड टू? चलिए, और ये न्यूटन का कौन सा लॉ है ये मुझे कमेंट करके बताइए। एक्शन रिएक्शन न्यूटन का कौन सा लॉ है? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन नहीं अखिलेश, पीडीएफ में आंसर नहीं है, आंसर आप लोगों को नोट करने पड़ेंगे। पीडीएफ में भी आंसर दे दूंगी तो वीडियो देख के क्या करोगे? घर पे मैं खाली पीडीएफ ही ना देते रहो, अपने आप आंसर याद करते रहो। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, और वो कहता है कि अगर आप किसी भी चीज पे सामने की तरफ फोर्स लगाएंगे तो उस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा। अब कल परसों आपका जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है, जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है, वो चंद्रयान कैसे लॉन्च हुआ? आपने देखा जब वो लॉन्च हुआ नीचे कितना सारा धुआं था,
रॉकेट प्रोपल्शन बोलते हैं उसे। तो पहले उस धुएं ने क्या किया, नीचे की तरफ फोर्स लगाया, जिसकी वजह से रॉकेट को फोर्स मिला किधर, ऊपर की तरफ। रॉकेट को फोर्स मिला कहाँ, ऊपर की तरफ। तो अगर पूछा जाएगा चंद्रयान में, चंद्रयान को लॉन्च करने में न्यूटन की गति का कौन सा नियम काम करता है, तो आप बता देंगे कौन सा नियम काम करता है, तीसरा नियम। कौन सा नियम काम करता है चंद्रयान में, आपका तीसरा नियम काम करता है। ठीक है, जब वो नीचे उसने धुआं छोड़ा तब उस रॉकेट में प्रोपल्शन हुआ, कहाँ, ऊपर की तरफ। और ये क्या है, ये हमेशा सेम बॉडी के ऊपर, इसी बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, इट एक्ट्स ऑन सेम बॉडी। अगला बताइए, चलती हुई बाईसाइकिल में जब आप पेडल मारना छोड़ देते हैं, चलती हुई बाईसाइकिल में जब आप पेडल मारना छोड़ देते हैं फिर भी वो साइकिल आगे की तरफ बढ़ती रहती है, ऐसा क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसमें एक्सिलरेशन खत्म हो जाता है, कोई बैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर पाता, या फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से? बताइए जल्दी से। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। कोई ऑप्शन बी भी कह रहा था इट इज नॉट एक्सिलरेटेड, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो सरासर गलत है, बल्कि उसमें यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो रहा होता है। उसमें कैसा एक्सिलरेशन हो रहा होता है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो रहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गिव्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम में दी गई है, बल की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? जल्दी से बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फोर्स के डेफिनेशन, और ये मेजॉरिटी गलत करेगी, और ये मेजॉरिटी गलत करेगी, मुझे पता है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखिए, देखते हैं इसमें कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, क्वालिटी की अगर बात करोगे तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन जो है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में दी गई थी। उनसे क्या कहा गया था कि किसी भी चीज को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, उसे फोर्स कहा जाता है। न्यूटन की गति के पहले नियम में क्या कहा गया कि आप किसी भी चीज को रेस्ट से मोशन में, यानी कि स्थिर से गतिशील अवस्था में, या गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में अगर आप लाना चाहते हो तो आप जिसका इस्तेमाल करते हो उसे क्या कहा जाता है, उसे बल कहा जाता है। और यही अगर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की बात की जाती, यानी कि कितना बल लगता है, कितना बल लगता है, ये बताया गया है आपको सेकेंड लॉ में। ये बताया गया है आपको सेकेंड लॉ में, कैसे, F इज इक्वल टू एम वी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी, चेंज इन मोमेंटम के फॉर्म में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका फॉर्मूला निकल के आता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो कितनी क्वांटिटी है ये आप सेकंड लॉ से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। लेकिन क्वालिटी की बात, यानी कि उसकी परिभाषा की बात की जाएगी, तो पहले नियम में बताया गया कि बल रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसे फोर्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, फोर्स। ठीक है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दो नाम से और जाना जाता है। एक तो आप इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और दूसरा, इसे गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे, लॉ ऑफ गैलीलियो, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है।
ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। अगला बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज फंडामेंटल यूनिट, इनमें से कौन सी मूल मात्रक है, इनमें से कौन सी एक मूल मात्रक है आपसे पूछा जा रहा है, और वो किसकी है ये आप कमेंट करके बताएंगे, किसकी यूनिट है वो, किसकी यूनिट है वो, इनमें से कौन सी मूल मात्रक है और वो किसकी यूनिट है, किसकी मात्रक है। चलिए मिक्स्ड आंसर्स आए हैं यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एम्पियर, जो कि किसकी यूनिट है, करंट की, जो कि किसकी यूनिट है, करंट की यूनिट है। देखिए यूनिट दो तरीके की होती है, यूनिट क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक, और एक होती है डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल कौन सी होती है, जो कि मान ली गई है, ऐसे की ऐसी मान ली गई और उनका कोई आधार नहीं है, साइंटिस्ट के नाम के बेस पे, किसी जगह के नाम के बेस पे उन्हें हमने मान लिया है कि कभी भी अगर मुझे लंबाई नापनी होगी मैं मीटर में नापूंगी, मुझे कभी भी अगर किसी चीज का द्रव्यमान नापना होगा मैं किलोग्राम में नापूंगी, मुझे समय मापना होगा मैं सेकंड में नापूंगी। ये कहीं से उत्पन्न नहीं की गई है, इन्हें मान लिया है। लेकिन जो भी उत्पन्न की जाती है, जैसे स्पीड की गति की अगर आप देखते हो तो मीटर पर सेकंड, फंडामेंटल यूनिट्स को इस्तेमाल करके आप जिन यूनिट को बनाते हो उन्हें कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट। तो टोटल अगर मैं फंडामेंटल यूनिट की बात करूं तो हमारी एसआई पद्धति में, एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट है। कौन कौन सी, लेंथ या लंबाई की होती है क्या, मीटर, मास द्रव्यमान की होती है किलोग्राम, टाइम की होती है सेकंड, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस नहीं है केल्विन है, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की होती है क्या, एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता की होती है कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके अलावा दो और होती हैं, दो और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, दो और सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, और वो कौन सी होती है, एक होती है आपकी प्लेन एंगल, समतल कोण, प्लेन एंगल को क्या कहा जाता है, समतल कोण। किसी को पता है समतल कोण की यूनिट क्या होगी, समतल कोण, और एक होता है आपका सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरिडियन। सिंबल यूज करते हो एस आर, यहाँ पे यूज किया जाता है आर ए डी। ठीक है, ये दोनों यूनिट्स भी याद रखिएगा। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ये पेपर में बार बार पूछी जाती है, जैसे फोर्स की यूनिट, वर्क, पावर, एनर्जी, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सतह तनाव, श्यायनता, ऊष्मा चालकता, विशिष्ट ऊष्मा, विभवांतर, विद्युत धारा, इन सब की यूनिट पूछी जाती है। ये मैंने इसीलिए अलग से लिख दी है, एक बार इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में भी करेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में भी करेंगे। तो पढ़ के आइए, रिवाइज करते रहिए। अब हम ज्यादा से ज्यादा, आज तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करवाए हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, कल से हम इन क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ा देंगे और धीरे धीरे हम एक दिन में 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ, अभी जो हमने किया है आंसर्स, मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। एक बार आप लोग इसे भी डाउनलोड कर दीजिए, फिर हम क्लास को एंड करेंगे।
आंसर्स वाली पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, आंसर्स वाली पीडीएफ भी अपलोड कर दी है, उसे भी एक बार डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड हो जाए तो ओके बता दीजिएगा, तो मैं क्लास को एंड कर दूंगी, ठीक है। कल से क्लास 8 बजे तक होगी, 6 to 8। हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो कल से क्लास 6 to 8 होगी, ठीक है। नहीं, मैं एक तो आंसर वाली है, एक बिना आंसर वाली है, एक आंसर वाली है, एक बिना आंसर वाली है। थैंक यू अतुल, थैंक यू, तुम्हें याद है। थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। गुड लक एवरीवन, थैंक यू सो मच।